हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सब आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न पर। तो आज हम आपके लिए देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त का उपन्यास लेकर आए हैं, जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो आज हम देखेंगे देवरानी जेठानी की कहानी, तो जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त जी हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब प्रदेश के लुधियाना नामक ग्राम में सन 1836 में हुआ था। इनके पिता पंडित नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक व अनन्य भक्त थे और पंडित जी ने मेरठ में 16 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरी विचारणी सभा की स्थापना की। इसके बाद 1894 ईस्वी में उनकी ओर से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया कि अदालतों में नागरी लिपि को स्थान मिलना चाहिए। तो पंडित जी ने यानी पंडित गौरी दत्त जी के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप सन 1900 में उत्तर प्रदेश की स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी के पठन पाठन को स्वीकृति प्राप्त हुई। पंडित जी की नागरी और हिंदी के इतने दीवान बन गए थे कि इन्होंने अपने अंगरखे पर जय नागरी भी अंकित करा लिया था। तो अंगरखा मतलब समझ रहे हो ना, जो यहाँ पे कंधे पे रखते हैं, उस पर भी इन्होंने जय नागरी शब्द लिखवा लिया था। और पारस्परिक अभिवादन के समय जय नागरी ही करा करते थे। मतलब कभी भी वो अभिवादन करते थे किसी से तो जय नागरी ही बोला करते थे। इसी धुन के कारण इन्हें देवनागरी, प्रचारानंद और हिंदी का सुकरात तक कहा जाने लगा। तो हिंदी का सुकरात किसको कहा जाता है? पंडित गौरी दत्त जी को। पंडित जी ने देवनागरी के प्रचार के लिए स्थान स्थान पर अनेक पाठशालाएं स्थापित की। इन्होंने नागरी 100 अक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन, गौरी नागरी कोश, देवनागरी गजट तथा नागरी पत्रिका नामक पत्र का संपादन तथा प्रकाशन भी किया है। तो पंडित गौरी दत्त ने 1870 में देवरानी जेठानी की कहानी नामक एक उपन्यास लिखा और इस उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1870 में मेरठ के जीआई छापाखाने में लीथे पद्धति से हुआ था और इसकी प्रति अब भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। डॉक्टर गोपाल राय एवं डॉक्टर पुष्पलाल सिंह ने पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। और हिंदी उपन्यास कोश 1870 से 1980 ईस्वी के कोशकारों में संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपने कोश की शुरुआत इसी उपन्यास के प्रकाशन वर्ष सन 1870 में की थी। ठीक है। सर्वप्रथम उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल 12 आने था। कुछ समय तक इस उपन्यास को नारी शिक्षा विषयक कृति कहकर, तो इसको याद रखना है, इस उपन्यास को क्या नारी शिक्षा विषयक कृति कहा जाता था और उसके समुचित गौरव से वंचित रखा गया। किंतु अपनी गहरी सामाजिक दृष्टि और व्यापक मानवीय सरोकारों की दृष्टि से यह ऐसा सशक्त उपन्यास बना कि बहुत दिनों तक ऐसी मूल्य कृति हिंदी में प्राप्त नहीं हुई। मात्र 35 पृष्ठों की इस छोटी सी औपन्यासिक कृति में तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया है। बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता की वृत्ति, नारी शिक्षा की समस्या, वृद्धों का बहुओं द्वारा रखा जाना आदि समस्याएं बड़ी कुशलता के साथ इस उपन्यास में ग्रंथ हैं। इस उपन्यास की भाषा कौरवी जनभाषा है। इसमें किस्सागोई शैली का अनूठा प्रयोग किया गया है और लोक भाषा के शब्दों का
तथा मुहावरों व लोकोक्तियों का भी कथा मिजाजी आनंद में इस उपन्यास में प्रयोग किया गया। इस उपन्यास की रोचकता और समाज सुधार की दृष्टि से ही प्रभावित होकर पश्चिम देशाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बहादुर ने 24 जून 1870 ईस्वी के पत्र द्वारा पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये के पुरस्कार से प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने पंडित गौरी दत्त के बारे में जाना, उनसे संबंधित जो भी बातें रहीं वो सारी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग उपन्यास पे आते हैं और उपन्यास के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो उपन्यास में प्रमुख पात्र सर्वसुख है। सर्वसुख कौन है ये भी जान लेते हैं। तो सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र है तथा मेरठ का एक अग्रवाल बनिया है। उसकी मंडी में आड़त की दुकान है, किसकी? सर्वसुख की। और फिर अगला पात्र है दौलत राम। दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा है, अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है। फिर इनका छोटा बेटा है जिसे छोटे लाल कहते हैं, और सर्वसुख का ये छोटा बेटा है छोटे लाल। वह पढ़ा लिखा तथा समझदार है और वह एक दफ्तर में काम करता है। ठीक है। इसके बाद पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी है तथा उसका विवाह दिल्ली में हुआ है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है तथा इसका विवाह वंशीधर कवाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुआ है। इसके बाद है ज्ञानो, और ज्ञानो दौलत राम की पत्नी है, जो बड़ा बेटा था उसी की पत्नी तथा घर की बड़ी बहू है। जो अनपढ़ है वह सदैव सास तथा देवरानी की बुराई करती रहती है। फिर छोटी बहू जो है वो छोटे लाल की पत्नी है और उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है ये। ठीक है। जो पढ़ी लिखी तथा समझदार स्त्री है, कह सकते हैं केंद्रीय पात्र। और नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा है जो बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है, शिक्षित तथा समझदार है। मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा है। 5 वर्ष तक वह जाटनी के पास रहा, किंतु छोटी बहू बीमार थी तथा बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण का शिकार हो जाता है। तो मोहन जो होता है वो छोटे लाल का छोटा बेटा है और 5 वर्ष तक वह जाटनी के पास रहता है, क्योंकि उसकी छोटी बहू जो है वो बीमार रहती है और अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, और बचपन में वो एक जुआरी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद है कन्हैया दौलत राम का बेटा है, यानी बड़े बेटे का, और मुलिया का भाई है, यानी एक और बेटा है कन्हैया के साथ साथ उसका भाई मुलिया बहन है कन्हैया की। तो दौलत राम का बेटा कन्हैया है और मुलिया बेटी है। तो दौलत राम की बेटी है, इसका विवाह अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ था। अब इसमें कुछ अन्य पात्र भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अन्य पात्रों में मुंशी टिकट नारायण है, हरसहाय काबली है जो मेरठ शहर के अमीर हैं, और लाला बुलाकी दास हैं, मदरसे में नौकर हैं ये लाला बुलाकी दास। दिल्ला पांडे पुरोहित हैं, मिश्रानी हैं जो पड़ोसी हैं, डूंगर हैं दौलत राम के ससुर। लाला दीन दयाल छोटे लाल का ससुर है तथा गुड़गांव का तहसीलदार है। राम प्रसाद मंझोली जो ज्ञानों का भाई है। गंगाराम छोटी बहू का भाई है। भगवान देई छोटी बहू की बहन है, और नथिया ज्ञानों की सहेली है। कृपी छोटी बहू के मामा की बेटी तथा विधवा है ये कृपी। झुन्मी और मुन्नी नन्हे की पत्नी है, और शिवदयाल सुखदेई का बेटा है। ज्ञानचंद्र सुखदेई का भांजा है। ये सभी अन्य पात्र थे। तो अब हम लोग उपन्यास के पात्रों को भी देख चुके हैं। अब आ जाते हैं उपन्यास के कथानक और उसकी मूल संवेदना पर। तो देखते हैं क्या है कथानक और मूल संवेदना। देवरानी जिठानी की कहानी। देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास की रचना यथार्थपरक दृष्टि से की गई है। इसमें तत्कालीन समय में बनियों के घरों में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ होता है उन क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक दिखाने का प्रयास किया गया है। लेखक ने इसकी भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक में ठीक ठाक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घर में हो रहा है। बाल
बराबर भी अंतर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी तनिक भी अंतर नहीं है। इस उपन्यास की रचना स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जिसका मूल उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि शिक्षित होकर घर का सारा काम अच्छी तरह करें, सास ससुर और पति की सेवा करें, हमेशा सास ससुर की आज्ञा में रहें, अतिथियों से अच्छा व्यवहार करें, घर में सभी को खुश रखें और बच्चों का भी अच्छी तरह से पालन पोषण करें इत्यादि। और इस उपन्यास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, तो स्टेटमेंट मोस्ट है और लेखक यहाँ पे लिख रहा है कि स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, स्त्रियों को पढ़ने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियों की कहानी है। देवरानी को लेखक ने अपना आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है, जो कार्यशील है, वह पढ़ी लिखी है तथा अपने घर को स्वच्छ रखती है, सास ससुर और पति की आज्ञा का पालन करती है, घर आए अतिथियों का सम्मान करती है, अपने बच्चों का कपड़ा साफ सुथरा रखती है और उनका पालन पोषण भी अच्छी तरह से करती है, उनको टीका लगवाती है, सुबह उठकर नहा धोकर भोजन पकाकर सिलाई कढ़ाई में और पढ़ने में अपना समय व्यतीत करती है, साथ में पड़ोस की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के साथ साथ पढ़ाया भी करती है। उसके इन कार्यों से घर के सभी लोग खुश रहते हैं। जेठानी अनपढ़ होने के कारण ठीक अपनी देवरानी की विपरीत रहती है, वह न सिलाई कढ़ाई ही जानती है, न अपने घर को स्वच्छ रखती है, न अपने बच्चों को साफ सुथरा रखती है और ना ही उनका ठीक ढंग से पालन पोषण करती है। बच्चों को बीमारी का टीका नहीं लगवाती है, उनके बीमार होने पर डॉक्टर के पास ना ले जाकर ओझा और फकीरों के पास ले जाती है, सास ससुर से झगड़ा भी करती है, उनकी आज्ञा नहीं मानती, पति से हमेशा सास और देवरानी की बुराई किया करती है। उसे भोजन भी बनाना नहीं आता, जिसके कारण उसकी देवरानी को सुबह शाम भोजन पकाना पड़ता है। जेठानी केवल उपले ठोकना, धागा काटना, अनाज साफ करना, आटा पीसना, बर्तन धोना आदि मोटे कामों को अच्छी तरह करना जानती है। उसके इतने काम करने पर भी उसके स्वभाव के कारण घर के लोग उससे खुश नहीं रहते हैं। तो नारी जीवन एवं गृहस्थ धर्म पर केंद्रित इस उपन्यास की मूल कथा का तात्पर्य यह है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना डालती हैं, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को स्वर्ग में परिणत कर देती हैं। तो इस उपन्यास में लेखक ने देवरानी के चरित्र में नैतिक मूल्यों को रखा है, जिसके माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान और उनके तर्कहीन रूढ़िवादिता को दिखाने का भरसक प्रयास किया है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के केंद्र में तो स्त्री शिक्षा को रखा गया है, लेकिन इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में प्रचलित जो अनेक रूढ़िवादी विचारों का भी उन्होंने खंडन किया है। सर्वसुखदास की पत्नी अपनी बड़ी बहू के व्यवहार को देखकर अपने पति से दोनों यानी देवरानी जेठानी को अलग अलग करने की बात कहती है। तब लाला सर्वसुखदास समाज में अपनी इज्जत की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बिरादरी में लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने की घर की लुगाइयों में लड़ाई हुई थी और उसने अपने बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। उपयुक्त कथनों के आधार पर हम तत्कालीन समाज में स्त्रियों को लेकर प्रचलित रूढ़िग्रस्त मानसिक पूर्वाग्रहों का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जब लाला सर्वसुखदास के बड़े बेटे दौलतराम की पत्नी को लड़की पैदा होती है, तब इस बात की खबर सुनकर लाला सर्वसुखदास वो दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं
कि ले भाई, लौंडियों ने तो घर घेर लिया। लड़कियों को लेकर ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण बनने के पीछे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में दहेज जैसी कुरीतियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। और यह समस्या आज भी देखने को मिलती है। जब कुछ समय बाद लाला सर्वसुख दास की छोटी बहू को लड़का पैदा होता है तो वहाँ खुशी मनाई जाती है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, दान दिए जाते हैं, सगे संबंधियों को दावत दी जाती है। और उसी घर में जब लड़की पैदा होती है तो पूरे गांव में उदासी का माहौल छाया जाता है, यानी पूरे घर में उदासी का माहौल छा जाता है। दोनों को, लड़का और लड़की को मनुष्य से अलग करके स्त्री पुरुष के रूप में देखने की दृष्टि समाज में ही विकसित होती है। जब नन्हे और मोहन लड़कियों के साथ खेलता, गीत गाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि लौंडे लौंडियों के बीच नहीं रहते। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को मात्र एक वस्तु के अलावा कुछ नहीं समझा गया है, क्योंकि पितृसत्ता का समर्थन करने वाला कोई भी समाज निरपेक्ष रूप से स्त्रियों के हक की बात कभी नहीं कर सकता। पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों के साथ हो रहे असमानतापूर्ण व्यवहार की अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। इस उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया है। जब देवरानी के लड़के के लिए कई जगह से सगाई आती है तो वो कहती है कि जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। तब उसके यानी नन्हे के दादा दादी समाज में इसकी आलोचना का भय दिखाते हुए कहते हैं, यह तुम क्या जब करे हो, मतलब जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर बाल विवाह के संबंध में प्रचलित जो रूढ़िग्रस्त परंपरा है उसका एक रूप हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, जिसमें ज़्यादा उम्र में विवाह करने पर लोग निंदा करने लगते हैं। इस उपन्यास में बाल विधवाओं पर भी विचार करते हुए उनके पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। एक स्थान पर जो छोटे लाल की बहू है उसके मामा की लड़की कृपी के असमय यानी 10 वर्ष की है, वो विधवा हो जाने पर उसको देखकर दुखी स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि इस लौंडिया ने देखा ही क्या है, यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने हैं, इसके जी में क्या क्या आता होगा। इसके साथ ही लौंडियाँ अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसे हैं, बाजे हैं, गावे हैं, बजावे हैं, क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनहगार है जो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार, अहीर आदि में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस स्त्री का उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वह पुनर्विचार योग्य है। इस उपन्यास की भाषा का जन भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचित प्रयोग, बोलचाल या कहें बोली बानी का टहका रंग और उसमें मुहावरेदानी और लोकोक्तियों का जड़ाव, ये सब विशिष्टताएं उपन्यास की कथा की भाषा का सृजन करती हैं। तो कैसा लगा आपको देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास, उसकी हम लोग ने एक संक्षेप में भूमिका की है। तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें और देखें और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।